अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज 5 जुलाई है। आज के दिन की अहमियत, ये जो गुफ्तगू आपने सुनी इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन 45 साल पहले आज ही के दिन जो हुआ तमाम लोग जानते हैं। 1977 में मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। उसके बाद जमहूरियत की बहाली और सियासी निज़ाम के हवाले से सियासत में इदारों के किरदार को ख़त्म करने के लिए जो सियासी जमातें उनकी तवील जदोजहद जारी रही, लेकिन ये सिलसिला सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इसके हवाले से शिकवे, ये आज तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके आज की सियासत के हवाले से बात करें तो इदारे इस वक्त ये पोजीशन अपनाते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। जो DGISPR है उनके अल्फाज हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, कि जमहूरियत ही एक मुल्क का वाहिद मुस्तकबिल है। तो दौरे हाजिर के जो सियासतदान हैं वो उस पर ये कहते हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए, सियासत में किरदार अदा करें अपना। अब सवाल ये है कि जब इदारों को सियासी निज़ाम में मुदाखलत की दावत दी जाती है तो फिर मुदाखलत का वावेला बाद में क्यों किया जाता है, और क्या हम जो ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि वाकई वहाँ पर ही खड़े हैं 45 साल पहले जहाँ पर खड़े थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो जमात के लोग हैं उनकी आप गुफ्तगू सुनते आ रहे होंगे, कुछ ऑडियो मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से खातून अव्वल से जिसको मुंसलिक किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये इशू नहीं है कि उसमें बात क्या हो रही है या ऑडियो टेप, उसमें ये कहा जा रहा है PTI की तरफ से कि मसला ये है कि किस कानून के तहत फ़ोन टैप किए जाते हैं और मुस्तकबिल में क्या कॉल सामने आ सकती हैं इस तरह की, तो ये गैर कानूनी होगा। लेकिन इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो आप ये बयान भी कल परसों से उनका सुन रहे होंगे, वो ये कहते थे कि फ़ोन टैप करना जो सरबराह होता है मुमलिकत का, वो इदारों की जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म और मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। आज खान साहब मीडिया से बात करने के लिए आए, हम तवक्को कर रहे थे कि शायद वो अपनी अहलिया से मंसूब इस ऑडियो टेप के हवाले से जिक्र करेंगे, इसे रद्द करेंगे या इसके ऊपर अपना बयान देंगे, लेकिन इस किस्म की उन्होंने कोई बात नहीं की। अलबत्ता ये बात ज़रूर दोहराई कि उन्होंने कहा अगर दीवार से मुझे मजीद लगाया गया तो वो बातें कह दूंगा जो अभी तक मैं नहीं कर रहा। और सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये कुछ सहाफ़ी हैं, नाम लेके कहा इनको हिरासा किया जा रहा है। फिर दोबारा ये सवाल उठ गया कि खान साहब के दौर में तो फ्रीडम नेटवर्क ने ये कहा था कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक तरीन शहर है सहाफ़ियों के लिए, और जिन सहाफ़ियों पे हमले हुए थे उसको ड्रामा कहा गया था। तो आज खान साहब की इस बात को कितना संजीदा लिया जाए। तीसरा मामला है पंजाब के इलेक्शन के बारे में। जैसा कि आपने आगाज़ में सुना, वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंसमेंट की दौरान इस पूरा जो इलेक्शन का मामला चल रहा है 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने के हवाले से, इस पर PTI बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट भी मरियम नवाज ने इंतखाबी जलसों में की थी कि हम बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। तो PTI कह रही है इलेक्शन के ज़ाब्तों के खिलाफ है और वज़ीर आला के इख्तियार के हवाले से भी उसको चैलेंज करें। फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रीजनल भी हैं तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अली नवाज अवान साहब, शर्जील मेमन साहब में ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुबशिर जैदी साहब। मैं आगाज़ अवान साहब अगर हमारे साथ हैं तो उनसे कर लेती हूँ। अच्छा चले एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे अली अवान साहब भी हमारे साथ हों, मेमन साहब भी हमारे साथ हों। तो हम आगाज़ करेंगे आज का जो अहम दिन है उसके हवाले से कि हमारी सियासत आज किधर खड़ी है। एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमने जिस तरह आगाज़ में बात की, पहले हम बात कर लेते हैं आज के दिन की मुनासबत से। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ हैं, शर्जील मेमन साहब हैं और मुबशिर जैदी साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। अवान साहब आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज भी खान साहब ने, अब हम आज के दिन को याद कर रहे हैं 1977 के हवाले से भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। आज खान साहब आज हवाला दे रहे थे भुट्टो साहब का, उन्होंने कहा कि उनकी आज़ाद पॉलिसी थी, उनके खिलाफ भी बैरूनी साजिश हुई और आप लोग कुछ दिन से ये बात करते ही आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वजह थी रही कि आपकी जमात ने भी और दीगर सियासी जमातों ने भी सीखा नहीं उस एक्सपीरियंस से, और उसके बाद जो सिलसिला चलते रहे वही गलतियाँ रिपीट की जाती रहीं, और किसी की सपोर्ट से ही सियासत में भी आने के हवाले से भी इसी तरह की बातें रहीं, और फिर जब वो न्यूट्रल हो गए तो उसके बाद सवाल उठाया गया कि आप सियासी इसके अंदर मुदाखलत करें, कोई जो सियासी मामलात चल रहे हैं न्यूट्रल ना रहें, न्यूट्रल के लफ्ज़ को मजाक बना दिया गया। क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातों ने सीखा नहीं और आपकी जमात ने भी? वैसे मुझे तो आपके इंट्रो से समझ ही नहीं आई आप कहना क्या चाह रही हैं। मुझे जरा बताइए क्या नहीं सीखा गया और क्या सीखना चाहिए था। क्या जमहूरी अमल के अंदर कोई पार्टी इवॉल्व होके 26 साल की स्ट्रगल करके हुकूमत में आती है, पहले KP में, देन ही डिलीवर्ड, और देन नेशनल असेंबली के अंदर आती है 156 सीटें लेकर, और कंटिन्यू स्ट्रगल है।
इससे पहले जितनी भी पार्टीज पाकिस्तान के अंदर मादरे वजूद में आई, वो तो किसी न किसी के सहारे में आई। तो यही तो इल्जाम आपकी जमात पे अवान साहब। मेरा सवाल यही था, थोड़ा क्लियर कर देती हूँ दोबारा एक बार, शायद क्योंकि वो बहुत लंबी तमहीद हमारी इंट्रो में थी। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपकी जमात के ऊपर तो बड़ा वाशगाफ तरीके से ये इल्जाम लगता है कि आप लोग किसी की सपोर्ट से इस हुकूमत के अंदर आए, और पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बयानात इस हवाले से दिए गए वो ये थे कि कानून साजी के लिए भी कहीं से कॉल की जाती थी। फायज ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से भी ये बड़ा जोर और शोर से कहा जाता है कि खान साहब को किसी ने कहा था तो इसलिए उन्होंने बनाया। इसके अलावा अगर हम देखें तो फोन टैप करने के हवाले से भी जो मामलात इस वक्त आप लोगों के चल रहे हैं, और फिर बड़ा ओपनली आपकी जमात ये बात कहती है कि अगर ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे होते तो आज भी हम हुकूमत में होते। इसी हवाले से मैं कह रही हूं कि जब आप लोगों की जमात ने परवान चढ़ना शुरू किया तो उस वक्त माजी की सियासी जमातों की गलतियों से क्यों ना सीखा गया? मैं फिर दोबारा आता हूँ, फिर आपने वही इंट्रो सवाए, उसमें सिर्फ शुक्र है आपने इल्जाम ऐड कर दिया, बाकी तो आपने वही बात दोहराई है। मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। हमारी वो वाहिद पार्टी है जो 96 में बनती है, उसके बाद 97 का इलेक्शन लड़ती है, कोई सीट नहीं मिलती है उसे, 2002 में एक सीट, 2008 का नजरिए के तौर पे बाइकआउट करती है, 2013 में 34 सीटें, केपी की हुकूमत, और देन आगे पहली हुकूमत है जिसे करप्शन के इल्जाम पे नहीं हटाया गया। पाकिस्तान की ये वाहिद हुकूमत है जिसे आप पीछे 92, 96, 99 आप सारी हुकूमतों को देख लें, सबको किसी न किसी तरह ये इल्जाम लगा के हटाया गया कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जो बाद में साबित हुए। दुनिया के अखबारों के अंदर उनके ऊपर फिल्में बनी। पाकिस्तान की इस वाहिद हुकूमत के ऊपर आज तक एक करप्शन का केस नहीं बन सका। किसी ने कोई से इल्जाम की हद तक किसी गोगी का नाम ले लेंगे, कभी हीरे की बात कर लेंगे, खान साहब और उनकी पूरी कैबिनेट के ऊपर अभी तक किसी मेगा स्कैंडल के ऊपर कोई केस नहीं बना, कोई इल्जाम नहीं लगा। सेकेंडली, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान को चला रहे हैं, तो इसका ये मतलब है आपके नीचे सारे इदारे आते हैं और आप इदारों की हेल्प के अंदर उसके साथ ही काम करते हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे आपका रिकोडिक हो, चाहे आपका वो कारके हो, चाहे आपके अंदर कोरोना हो, चाहे आपका लोकस्ट हो। आप इतने बड़े बड़े पूरी दुनिया जिसके अंदर फंस जाती है, आप उसके अंदर से निकल जाते हैं, अपनी मईशत को बेहतर करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या सीखा नहीं? आप ये सिखाना चाह रही हैं कि जो बाकी जमातें जिस तरह करती रही हैं और उसी तरह तरीके इंसाफ को भी करना चाहिए। नहीं, मैं ये सिखा नहीं रही, मैं ये इम्प्लाई कर रही हूँ कि जो बाकी करते रहे वही आप भी। ये इल्जाम है आपके ऊपर अली नवाज अवान साहब, पहली दफा तो सुन नहीं रहे होंगे इल्जाम। डॉन पे ये इल्जाम है, इनका एडिटोरियल बिल्कुल ठीक नहीं होता। डॉन पे ये इल्जाम, क्योंकि ये इल्जाम की हद तक है अवान साहब। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी इल्जाम की हद तक ही कह रहा हूँ। मैं जिसका हवाला दे रही हूँ अवान साहब दोबारा कहेगा। कह रहा हूँ आपका जो एडिटोरियल, आप लोगों की तरफ से खुद ये बात, फाद हुसैन साहब वो आज ऐसे पीएम बने हुए हैं इस गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, वो उनके ऊपर इंडिविजुअली आप कर सकते हैं। आप ये जो ओवरऑल एडिटोरियल के बारे में बात करें, आपने खुद एतराफ किया सर, आप लोग खुद एतराफ कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होते तो आज हम हुकूमत में होते। आप कह रहे हैं न्यूट्रल क्यों हो गए? परसों खान साहब ने नहीं कहा कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए, आप अपना किरदार अदा करें। नहीं, मैं दिल पे नहीं, आप लगता है कि दिल पे ले गए। मैं अवान साहब वापस आती हूँ, शर्जील मेमन साहब का एक कमेंट लेके। नहीं, पहले मेरी बात तो आपका भी इंट्रो होता है, फिर बीच में मुझे तो लगता है आप दिल पे ले गए आज मेरी बात, वरना आप बड़े आजाद ख्याल किस्म के आदमी। मैं दोबारा आती हूँ शर्जील मेमन साहब, इन 45 सालों में हमने क्या जमहूरियत मजबूत हुई हमारे यहाँ या कमजोर? क्योंकि पहले भी मुबस्सिरीन भी ये कहते थे, ये बात लिखी गई तारीख में कि भुट्टो साहब की हुकूमत गई, अमेरिका ने साजिश की थी एक आलमी और यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया था। लेकिन आज इमरान खान साहब 45 साल के बाद भी उनका भी यही शिकवा है कि उनकी हुकूमत भी इसी तरीके से गई है। तो हम क्या आगे गए हैं, सियासत हमारी इवॉल्व हुई है या वहीं पर खड़े हैं 45 साल पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए जी, मैं थोड़ा आपका सवाल में 3-4 चीजें तो मैं थोड़ा उसको कोशिश करूँगा ब्रीफली इसको जवाब दूँ। जहाँ तक आपने 5 जुलाई की और भुट्टो साहब की हुकूमत की बात की, बिल्कुल भुट्टो साहब की हुकूमत गिराई गई थी क्योंकि भुट्टो साहब मुल्क को एटमी ताकत बनाने जा रहे थे। भुट्टो साहब ने पूरे इस्लामी दुनिया को इकट्ठा कर लिया था OIC के ज़रिए। उसके अलावा भी भुट्टो साहब ने इस मुल्क को उस वक्त अगर मैं कहता था कि भुट्टो साहब अगर जिंदा रहते तो मुल्क जो है वो सुपर पावर होता हमारा पाकिस्तान भी। लेकिन क्योंकि उस वक्त कुव्वतों को अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तान इतना आगे जाने जा रहा है और इतना मजबूत होने जा रहा है, तो वो था। इसका अगर कंपेरिजन इमरान खान साहब से करेंगी तो खान साहब ने ना कोई एटमी ताकत बनाया, ना ही कोई बहुत बड़ा ऐसा काम करने जा रहे थे कि पूरी दुनिया को या वेस्ट को थ्रेट हो कि जी बहुत बड़ा खान साहब काम करने जा रहे हैं। ना ही किसी एजेंडा में था, ना हमने कभी किसी तकरीर में सुना था कि ये वेस्ट से लड़ने जा रहे हैं या अपने मुल्क में कोई ऐसी मजबूती करने जा रहे हैं जिससे कोई बहुत बड़ा कुछ चैलेंज पूरी दुनिया में आने वाला है।
तो ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल चला जाता है। दूसरा आपने मुझे सवाल पूछा जी कि 156 सीट्स की वो बात कर रहे थे। सर रूस से कुर्बत दिखाया जा रही थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जी, रूस के साथ अपने को फ्यूचर रिलेशंस बनाना चाह रहे थे, इस वजह से अमेरिका को ने साजिश की। देखिए जी, ये सिर्फ बहरहाल आप आगे कर ले बात, रिस्पॉन्ड करें यहाँ पे। एक्सक्यूज आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी नहीं उसकी वजह से ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही ऐसा कोई सिलसिला था, और उस जाने पे हमने भी कोई एतराज नहीं किया, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, किसी एक मुल्क को एतराज। लेकिन इसको पूरी स्टोरी को उससे कनेक्ट करना मैं समझता हूँ बिल्कुल वो हर समझदार आदमी समझता है कि ये कहते हैं कि एक लेम एक्सक्यूज तो बस अपनी एक फेस सेविंग के लिए, पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए चीजें की जा रही हैं। जहाँ तक सीट्स की बात की, उन्होंने कहा जी कि बहुत मजबूत जमात थी जिसको निकाला गया। ये जी एक 156 सीट्स किस तरह आई, पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है, उस आरटीएस का भी पता है, जिस तरह इलेक्शन में वो भी पता है, हुकूमत चलती रही, किस तरह बचती रही। इनके पास असेंबली में कभी भी कोई मेजॉरिटी नहीं थी। मेजॉरिटी अगर इनके पास पहले दिन से होती तो ये ऑर्डिनेंस का सहारा ना लेते। पीटीआई की वाहिद गवर्नमेंट थी जो सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए चलती रही। इनके पास पार्लियामेंट, इनको पता था कि इनके पास बिल्कुल अक्सरियत नहीं है और ये वाहिद हुकूमत है। जैसे दूसरी हुकूमतों की बात कर रहे थे कि जी दूसरी हुकूमतें कोई करप्शन के इल्जाम पे गई हैं, दूसरी हुकूमतें करप्शन के इल्जाम में निकाली गई थी क्योंकि वो हुकूमतें निकालनी थी, और उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान होते थे वही 58(2) का सहारा लेके निकालते थे। ये वाहिद गवर्नमेंट थी जिसको पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम कोई नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया, और नो कॉन्फिडेंस में भी इनके अपने इत्तेहादी जो कि जबरदस्ती बिठाए गए थे, वो उनसे जो बेजार भी थे और वो वॉलंटियरली उन्होंने इनको इत्तेहादियों ने छोड़ा। सर इस बारे में भी तो ठीक है, मैं शर्जील साहब ये जो बात आप कह रहे हैं इसके ऊपर भी क्योंकि एक पूरी दलील है पीटीआई की, मैं दोबारा आपकी तरफ ये बात लेके आती हूँ। मुबशिर साहब आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जी शर्जील मेमन साहब दोबारा आती हूँ, मैं जैदी साहब को भी शामिल करती हूँ इस गुफ्तगू में जो आप हम लोग कर रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह बयान आज के दिन की मुनासबत से जारी किया कि मुल्क आज तक ज़िया की बाक़ियात को भुगत रहा है। माजी में पीपल्स पार्टी ही ये बात कह चुकी है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़िया की बाक़ियात हैं। तो इस वक्त हुकूमत पे पीपल्स पार्टी और PMLN बैठे हुए हैं एक साथ। आप क्या समझते हैं, ये पीटीआई तो एक तरफ, इनका गालिबन पहला एक्सपीरियंस है इस नौयत का, लेकिन ये जिन हुकूमतों ने भुगता हुआ है, जिन सियासी जमातों ने, इन्होंने भी कुछ किया है कि किसी तरह जमहूरियत मजबूत, और हम आज 45 साल पहले तक जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ ना खड़े होते? देखिए, पहले तो हमें ये देखना होगा कि 5 जुलाई 1977 का जो इवेंट था, यानी भुट्टो साहब की जो हुकूमत गिराई गई, उसके साथ क्या हुआ, एक और फौजी हुकूमत आई लंबे अरसे तक के लिए। हमारी जो अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसके दामन पर सबसे बड़ा दाग लगा। यानी भुट्टो साहब को जो फांसी का फ़ैसला है उसको जुडिशल मर्डर के नाम से याद किया जाता है। आज भी अदालत में उसकी मिसालें दी जाती हैं कि अगर आपने कोई अदालती कत्ल देखना है तो वो देखिए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आए, उन्होंने अफ़गान जिहाद में धकेला कौम को और जिहाद लेकर के आए जिससे बर्बादी हुई। फिर हमने देखा कि ज़िया साहब ने नवाज शरीफ को क्रिएट किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो आई 88 में। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बेनज़ीर भुट्टो को 88 में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई। ISI ने साजिश की, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, सब चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं किस किस सियासतदान ने पैसे लिए, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसकी सज़ा उन्हें मिली। भुट्टो साहब को भी सज़ा दी गई इस बात की कि वो जो है 1,84,000 जो है वो कैदी वापस लेकर के आए अपने, जो कि शायद जो है उस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुआहदा ताशखंद हुआ, सारा कुछ वो करते करते भुट्टो साहब ने का बहुत कंट्रीब्यूशन था, मगर उसके बाद से जमहूरियत ख़त्म हो गई तकरीबन। अगर आप कहें कि रियल रिप्रेजेंटेशन किसी जमात की तो बहुत मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी और PMLN फिर 2 जमातें आ तो गईं, लेकिन इन्होंने सीख लिया कि जो इदारे हैं उनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आती है। इमरान खान की हुकूमत जिस तरह गई, मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि 1950 से की दिहाई से हमारे मुल्क में एक ही तजर्बा हो रहा है, एक ही उसका नतीजा आ रहा है, सीखने को तैयार नहीं है।
बदकिस्मती से ना सियासतदान लेकिन सीखने को खान तैयार साहब के है पास ना ज्यादा इदारे। मवाद था सीखने के लिए? क्या खान साहब के पास ज्यादा मवाद था सीखने के लिए? क्योंकि वो माजी में जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसके बारे में तनकीद भी तो करते रहे, वो समझते थे बहुत बेहतर तरीके से। बिल्कुल करते रहे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी, शहीद ने वही गलती की 88 में जो खान साहब ने भी कमोबेश वही गलती की, और अल्लाह ना करे वो इस गलती को दोहराएं कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अगेन तो मेरे ख्याल में फिर मसला होगा। ठीक है, वन पेज पे बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में वज़ीर आज़म है, उसको सुप्रीम होना पड़ेगा, उसको अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। जो अपॉइंटमेंट है, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उस बारे में जो भी इबामात हैं, कानून अगर कह रहा है कि वजीर आजम अपॉइंट कर सकता है तो वजीर आजम की सवाबदीद ही होनी चाहिए। लेकिन जब आज DGISPR कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड, तो हम इसको प्रोग्रेस समझे कि जब वो ये बात कहते हैं आके कि सिर्फ जमहूरियत ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है? देखिए, वो तो 10,000 दफ़ा पहले भी कहा जा चुका है कि जमहूरियत लाई जाएगी, लेकिन पसे पर्दा जो खेल खेले जाते हैं वो ख़त्म नहीं होते। बदकिस्मती से मैं शायद बहुत ज़्यादा सिनिकल हो रहा हूँ, स्केप्टिकल हो रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि जो कुछ कहा जाता है उस पर अमल करा हुआ जाता है। ब्रेक के बाद अली अवान साहब से भी इस पे पूछ, क्या जब इस तरह की बात कही जाती है तो फिर उन लोगों के लिए कैसे काबिल एतबार बनाई जाए इस तरह की बात इदारों के रोल के हवाले से, जब वो कहते हैं न्यूट्रल है। एक ब्रेक और दीगर भी मामलात को ज़ेरे बहस लाते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो जिस हवाले से हम पहले बात कर रहे थे उस पर मैं अवान साहब का कमेंट तो हासिल करूंगी। शर्जील मेमन साहब, आपकी तरफ मैं ये बात लेके आना चाह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा पाकिस्तान को फ़लस्तीन बना दिया गया है। वो हवाला दे रहे थे कुछ सहाफ़ियों का, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के हवाले से। वो कह रहे हैं उनको हिरासा किया जा रहा है और उनके ऊपर FIRs तो हम जानते हैं वो शिकवा कर चुके हैं इस हवाले से खुद भी सहाफ़ी, और कुछ के हवाले से खान साहब कहते हैं कि वो मुल्क से जाने से मजबूर हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस वक्त हुकूमत में कि आज क्या पीपल्स पार्टी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बहुत बात करती थी, उनके लिए ये परेशानी की बात नहीं है कि आप हुकूमत में हैं और एक अपोजिशन का लीडर और मुल्क के कुछ सहाफ़ी ये बात कह रहे हैं कि ये मुल्क में फ़लस्तीन वाला माहौल बन गया हमारे लिए? देखिए जी, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, आज़ादी सहाफ़त पर सबसे ज़्यादा अगर कोई बिलीव करता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। और आपको भी पता होगा कि आप भी जर्नलिज्म से ताल्लुक़ हैं और बाकी एनालिस्ट साहब भी बैठे हुए हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में जितना क्रिटिसिज्म पीपल्स पार्टी पे हुआ उतना आज तक हिस्ट्री में किसी पार्टी ने पे नहीं हुआ, और जितना उन्होंने पीपल्स पार्टी ने टॉलरेट किया उतना किसी और ने टॉलरेट नहीं किया। लेकिन क्या वजह है कि ये चीज़ें जब इमरान खान साहब के दौर में सहाफ़ी करते थे कोई क्रिटिसिज्म, तो उनको टीवी चैनल की नौकरियों से हाथ धो जाना पड़ता था। कि इमरान खान साहब के अपने दौर में कितने सहाफ़ी तो ठीक है मेमन साहब, सहाफ़ियों पे टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। में अवान साहब से पूछूंगी, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके चेयरमैन बतौर इत्तेहादी इस हुकूमत के इस वक्त ये मामला रेज कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब बैठते थे उन सहाफ़ियों के साथ जाके उनके एहतजाज में कि जो इस तरह का शिकवा करते थे PTI के दौर में या जिनके ऊपर अटैक होता था। देखिए, मैं आपको वही बात कर रहा था, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें कि पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टांस है, और मैं आपको वही मिसालें इसीलिए दे रहा था कि पीपल्स पार्टी जब खुद पावर में बैठी हुई थी, किसी एक सहाफ़ी के लिए मुझे कोई वाकया बता दें, किसी एक सहाफ़ी को नौकरी से निकाला गया हो, उनके टॉक शोज बंद कर दिए गए हों, उनको बेरोजगार किया गया हो, उनको अगवा किया गया हो। ये चीज़ें नहीं हुई, ये चीज़ें इमरान खान साहब के दौर में हुई। अगर अब भी हो रही हैं तो गलत हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब अगर ये आज फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं तो उस वक्त जब वो साहिब इक़्तिदार थे और पाकिस्तान के बहुत पावरफुल तरीन प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त वो खामोश क्यों थे? या वो अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि जी आप इतनी मासूमियत से बातें कर रहे हैं? आज भी कह रहे थे जी खान साहब कि जी मेरे पास एक वीडियो में रिकॉर्ड करके एक जगह पे रख दी है, और वो अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो वो वीडियो मैदान में आ जाएगी। मैं कहता हूँ जी वो आज वीडियो मैदान में लेकर आए, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप में इतने गट्स होने चाहिए, इतनी करेज होनी चाहिए, आप उस वीडियो को मैदान में लेकर क्या कंटेंट है ले आए पब्लिक के सामने। आप आज भी कहते हैं आप इतने बोल्ड हैं और आप माशाल्लाह कहते हैं कि आप बहादुर हैं, तो ले आए उस कंटेंट को भी सामने ले आए, आवाम के सामने लेके आए। आपने अभी कोई कसर छोड़ी तो नहीं है। आपने इस वक्त जो भी सोशल मीडिया पे एक बदतमीजी का तूफान खड़ा किया हुआ है, पहले आप पॉलिटिशियंस को गालियां देते थे, अब आप इंस्टीट्यूट्स को गालियां दे रहे हैं, तो आज लेकर आए उन वीडियोस को भी। इतनी करेज आप में होनी चाहिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? अवान साहब, एक तो इस पे जो शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि वो वीडियोस ले ही आए सामने, इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें। दूसरी बात, जो सहाफ़ियों के वाले से खान साहब ने बात की,
ये सवाल आज उठाया जा रहा है कि आप लोगों ने खुद कौन सी मिसाल सेट की थी। हमें याद है उस वक्त के वजीर इत्तलात इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाके कह रहे थे कि जो सहाफ़ी ये कहते हैं कि उनके प्रोग्राम बंद करा दिए गए, ये तो वो हैं जिनकी रेटिंग नहीं आ रही थी। किसी के बारे में कहा गया ये ड्रामा कर रहे हैं, और किसी को लोकल यहाँ पे बैठे हुए भी ये तमस्खुर उड़ाया गया, कहा लड़की के भाई आए होंगे अटैक करने के लिए। तो आज जब खान साहब ये बात कहें तो फिर उसको किस तरह सीरियस ले और हम भी किस हद तक सवाल करें इसके ऊपर? अच्छा, पहले दो चीज़, शजीन मेमन साहब ने जो बात की थी कि भुट्टो साहब ने बाकी बड़ा रोल था, उन्होंने एक इस्लामिक ब्लॉग बनाया था और उससे आगे लेके चल रहे थे। फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत आज़ाद थी और बहुत सारे इसी वजह से उनको मसाइल पड़े थे और वो कह रहे थे बहुत डायनामिक्स डिफरेंट थी इमरान खान से। हमने 2 OICs कराई थी, अगर इफ़ यू रिमेंबर, एक अफगानिस्तान के इशू पे हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, और आपको याद है उसकी डेट भी शायद 22 मार्च थी। 2 ICs होल्ड की थी। अफगानिस्तान के जो इशू देखें, पाकिस्तान के अंदर जैसे जैदी साहब भी कह रहे थे कि डिक्टेटरशिप आती थी, आपकी पूरी जो आपको धकेल दिया जाता था जहाद फीस बिल्लाह के नाम पे। फिर एक और साहब आते थे और वो कहते हैं मॉडर्न एलाइटमेंट की तरफ चले जाएं, जो अमेरिका सरकार आपसे चाहती थी। पाकिस्तान के अंदर कुछ लगभग 474 ड्रोन अटैक होते थे, 80,000 लोग फौत हो जाते थे और वो आपको डू मोर कह रहे होते थे। उस पॉलिसी को खान साहब ने ना की थी। उन्होंने कहा था नो मोर। आपको याद होगा ट्रंप ने आके ट्वीट किया था कि वी वांट मोर फ्रॉम पाकिस्तान, तो खान साहब ने कहा था नो मोर। उसके बाद उन्होंने अड्डों की बात की थी, खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अफगानिस्तान के इशू को किस तरह पीसफुली उन्होंने हैंडल किया था, उसके इस्लामोफोबिया को जिस तरह उठाया था, जो पाकिस्तान के और पूरी उम्मत मुस्लिमा में इस्लामोफोबिया को इस तरह नहीं उठाया गया, और 15 मार्च डेट रखी गई, यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास हुई, और उसके बाद रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात की गई। तो ये वही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किसी अमेरिका जो सरकार है उसको ये ना मंजूर थी, और उसी की वजह से ये रजीम चेंज आ। क्या रजीम चेंज पहली दफ़ा हुई है? क्या अमेरिका की पूरी हिस्ट्री नहीं है? आप ईरान के अंदर डॉक्टर मुसद्दिक के साथ 1954 में क्या हुआ कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर डॉक्टर मुसद्दिक को टॉपल कर, फिर खमेनी साहब का अरूज होता है, और 1969 में क्या होता है। मैं आपको और बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, जहाँ क्यूबा के अंदर कितनी ट्राई होती है, आपके सामने हुगो चावेज के साथ क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें तो अमेरिका करता रहा है ना, और जो ये कह रहे थे वो बहुत बड़े डिफरेंट थे, ये बहुत डिफरेंट, बिल्कुल सेम तो नहीं कह सकते आप। ये कैसे शायद उससे बढ़ के काम चला गया था आगे। फिर उन्होंने एक बात की, देखिए सुनते हैं ना, सुनते कंफ्यूज था पूरा आइडिया इस नो कॉन्फिडेंस से हुकूमत जाने का। जो अभी मुबैना ऑडियो टेप आई उसमें भी मुबैना तौर पे इमरान खान साहब की अहलिया ये बात कह रही हैं कि अगर मेरे या फरा के हवाले से कोई बात की जाए तो उसमें आप गद्दारी का इल्जाम लगाएं जवाबन सोशल मीडिया को। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो बयानिया है ये सच्चा नहीं है जी। अच्छा, मैं उसके बाद आता हूँ। फिर उन्होंने ऑर्डिनेंसेस की बात की। अब तक पिछले 2008 से लेके 2022 तक आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इन दोनों के दौर में 22 ऑर्डिनेंस पर साल पास होते थे, और इस तरीके इंसाफ की 4.25 साल की हुकूमत है, पर ईयर जो उनकी एवरेज थी वो 18 थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा दौर तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह, लगातार ये उनका 15वां साल है सिंध के अंदर, हर 3 महीने बाद एक सहाफ़ी कत्ल हो जाता है। आपको अगर ये जियो की ट्रांसमिशन इनके दौर में बंद कर दी गई थी और शेरी रहमान ने इसके ऊपर इस्तीफा दे दिया था। ये अभी तो बहुत सच्चे बन रहे होते हैं, पर इन्होंने जो जो किया हुआ है, और भुट्टो दौर के भुट्टो साहब ने भी जो जो सहाफ़ियों के साथ करते थे वो भी बहुत याद है हमें। उसके बाद आगे चलते हैं, जो आपने सुनती जाइए ना, आप बहुत सारी बातों का जवाब देना आपके दौर को नहीं। फ्रीडम नेटवर्क ने अवान साहब, मैं अगर सिर्फ इस पर रखूं, उन्होंने कहा इस्लामाबाद आपके दौर में कहा सहाफियों के लिए सबसे मुश्किल दौर था। फिर अब आज आप कैसे ये मैं फिर बताता जाता हूँ ना। देखिए आपके सामने केसेस क्या है, आपके सामने केसेस क्या है, आपके सामने केसेस हैं कि खुल के बात करते हैं हामिद मीर साहब का। क्या हामिद मीर साहब ने कभी तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को ब्लेम किया कि तरीके इंसाफ ने उनको प्रोग्राम से आउट किया था? आप उनकी अभी भी व्लॉग्स पढ़े, आप उठा के देख लें, सुनती जाइए आप तो एकदम परेशान हो जाती है ना, मैं बड़ा हो जाता हूँ। मुझे बताइएगा कि दूसरी तरफ आप किस और एंकर की बात करें जिसने डायरेक्टली कहा होगा कि तरीके इंसाफ ने ये कराया। चाहे अब सार आलम को उठा के देख लें, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने कभी कहा कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने मेरे पे हमला कराया था। उनसे जरा पूछे उन्होंने किसने कराया था। हाँ, गवर्नमेंट हमारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। आप जी ये था पॉइंट। जी मैं यही कह रहा हूँ, सुन तो लें। आज तो लगता है आपने कोई 5-6 कप चाय इकट्ठे पिए हुए। अच्छा, तो गवर्नमेंट हमारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। बट आप देखें जो डायरेक्टली अटैक हो रहे हैं सिंध के अंदर, हर तीसरे हफ्ते, हर तीसरे महीने एक सहाफ़ी कत्ल हो जाता है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। लोगों के कैंडिडेट्स जो है, लोगों ने लोकल गवर्नमेंट के अंदर लोगों के खिलाफ अगर कागजात जमा कराएं, उनको डायरेक्ट गोलियां मार दी जाती हैं। क्या ये जमहूरियत भुट्टो साहब ने इनको सिखाई थी? आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ है क्या, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर लोग समझते हैं
देखें, लोग समझते हैं, न्यूट्रल समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इस तरफ चल सकता है, जो खान साहब ने भी बात की है। क्या आपने जो पुराने जिस तौर तरीके से 70 साल से पाकिस्तान को चलाया है, क्या पाकिस्तान आगे की तरफ गया है कि पीछे की तरफ गया है? अगर पिछले 3.25 साल में आप हर फील्ड के अंदर देखें, पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था कि पीछे की तरफ जा रहा था? तो एकदम क्या हुआ, एकदम क्या हुआ कि बैठे बैठाए आपने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए, बैठे बैठाए आपने कहा, इस तरह की क्या चीज हुई? मेरा तो सिंपल सा सवाल है, क्या हुआ, क्या था, हुआ क्या? आपने एकदम कहा कि हम न्यूट्रल हो गए, और भाई क्या कोई रीजन हुआ होगा, कोई वजह हुई होगी। और आजकल तो माशाल्लाह नजम सेठी साहब भी खुल के ये बात कर रहे हैं, परसों का उनके प्रोग्राम के अंदर सुने कि जो वीडियो आपने ऑडियो लीक्स की जो बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट करा रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी कह रहा है। वो कहते हैं जब भी बड़ा जलसा होता है खान साहब प्रेशर डालते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई ऑडियो लीक कर देती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। मुझे अगर है तो आप उनको चला लीजिए। आजकल अवान साहब, आप लोग आजकल वो बातें कर रहे हैं जो कभी भी आप लोगों ने नहीं की। नजम सेठी साहब जिनको सुनना गवारा नहीं था, आज उनकी बात मैंने कब कहा भाई? आप कह दें नजम सेठी साहब गलत कह रहे हैं, आप कह दें नजम सेठी साहब गलत कह रहे हैं। आपके लिए उनकी बात बहुत काबिल एतबार हो गई, जो कि मेरे कोई काबिल एतबार नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ वो कह रहे हैं जिन, अब मेरी बात सुने, जिनको वो समझते हैं बहुत ठीक है, एस्टैब्लिश हो गया आपका पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। इसी के ऊपर मैं ब्रेक पे से आके करूंगी। और जो दूसरी आप ये भी बात करें कि वो न्यूट्रल हुए हैं, तो वो रीजन दें कि वो क्यों न्यूट्रल हुए हैं, इसके बारे में मुबश्शिर ज़ाहिद साहब से बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के नाम लेके कहा कि और मवाजना किया। उन्होंने कहा यहाँ पे फ़लस्तीन जैसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। ज़ैदी साहब, ब्रेक से पहले आपने तो बात सुनी, ब्लेम गेम तो हमारे यहाँ है। हम ये भी सवाल कई दफ़ा उठाते हैं कि अक्सर सियासी जमातों का रवैया एक ही जैसा रहता है कमोबेश। अब जो शिकायतें खान साहब की तरफ से हैं, अयाज अमीर साहब के साथ जो हुआ वो भी ऑन रिकॉर्ड इस वक्त उनके अपने भी बयानात इसके ऊपर मौजूद हैं। जिन सहाफ़ियों के खान साहब ने आज नाम लिए उनमें बहुत से ऐसे हैं जो मुझे अच्छी तरह याद है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में अगर कोई मिसिंग पर्सन की बात करता था, कोई ह्यूमन राइट्स की बात करता था या सहाफ़ियों के हुकूक की या प्रेस फ्रीडम की, तो उनको गद्दार कहते थे अपने यूट्यूब के ऊपर और अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अब आप बताइएगा कि क्या स्टेट का अभी भी यही पॉलिसी आपको लगती है कि जुबानबंदी की कोशिश की जा रही है, और अगर की जा रही है तो क्या कभी माजी में फ़ायदा हुआ और खान साहब इसका शिकवा करने की पोजीशन में हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि ज़बाबंदी कब नहीं हुई, ठीक है, और पिछली हुकूमत में भी थी, सबको पता था कि कहाँ से हिदायत आती हैं, कहाँ से ख़बरें रुकवाई जाती हैं, कहाँ से ख़बरें चलवाई जाती हैं। तो कुछ नहीं बदला, बस रोल्स रिवर्सल हो जाते हैं। कल के जो लाडले होते हैं वो आज के बागी हो जाते हैं, और आज के बागी जो है वो फिर जाके लाडले हो जाते। ये हमें सहाफ़ियों को भी इसमें बहुत कुछ सीखने का हमारे अंदर भी वो है कि आपने असूलों के साथ खड़े होना है या शख्सियात के साथ खड़े होना है। अगर आप शख्सियात के साथ खड़े होंगे तो वो सहाफ़त नहीं है, वो फिर एक गैर जानिबदार सहाफ़त नहीं है। वो आप पार्टिज़ान हैं, आप जानिबदार होंगे, आप किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करेंगे। और मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि जितने सहाफ़ी मैं देखता था जो कि रूल ऑफ लॉ या आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, आज जो है वो कुछ वो वही कह रहे हैं जो कल वाले जो आज एहतजाज कर रहे हैं वो कह रहे थे। तो ये हमारे मुल्क पे गद्दार करार दे देना या दूसरे को मुल्क दुश्मन कह देना, ये इतनी आम सी बात हो गई है। और सहाफ़ियों के लिए इसी वजह से आपने देखा है कि सहाफ़त में एक वाज़े तकसीम आ गई है। जो सहाफ़ियों की लिखने का असर है, बोलने का असर है या उनकी सहाफ़त का असर है, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतना कमर्शलाइज उसको कर दिया गया है, इतने बेनिफिट्स उसके साथ अटैच कर दिए गए हैं कि सहाफ़ी अमीर हो गया है, सहाफ़त गरीब हो गई है। सही। मैं तो खैर अब मैं समझती हूँ कि मैं इस टॉपिक को से आगे ही बढ़ जाऊँ, थोड़ा सा टाइम रह गया, लेकिन एक कमेंट पंजाब के इलेक्शन के बारे में। शर्जील मेमन साहब, आप लोगों ने एक और बात भी कही थी। आपने कहा इस वक्त में जब सवाल पूछते थे कि क्यों हुकूमत में आ रहे हैं, आपने कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे और इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन पंजाब में जहां आप और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ने लगे हैं, वहां तो हमने खुल्लम खुला ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी देखी, जहां ये अनाउंस कर दिया गया पैकेज 100 यूनिट के सार्फिन के लिए फ्री बिजली का ऐलान, जिसपे अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया है। तो क्या इस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? ये आप लोगों के लिए बेहतर है ये बात, ये टैग साथ लगना कि पंजाब में हुकूमत ज्यादती कर रही है पीटीआई के साथ या मुखालिफ जमात के साथ? अच्छा मोहतरमा, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आपने बाकी गेस्ट को ज्यादा टाइम दिया, मुझे बहुत मुख्तसर टाइम दिया है, तो मैं आपके इस सवाल का पहले जवाब देता हूँ, फिर बाकी जो बातें हुई मैं उसको भी उठाना चाहता हूँ। पहली बात, आपने पंजाब के ज़ाब्ता इलेक्शन की बात की।
मैं कहता हूं कि जी बिल्कुल जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस हैं, बिजली के रेट ज़्यादा हैं, किसी भी वक्त अगर आवाम को रिलीफ किया जाए तो गवर्नमेंट को रोकना नहीं चाहिए। और यही ज़ाब्ते अखलाक हमने देखे जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिए इमरान खान साहब को, उनकी फेडरल कैबिनेट्स को कि आप इलेक्शन कैंपेन्स में ना जाएं, नोटिस की कभी भी उन्होंने परवाह नहीं की, वो इलेक्शन अपनी कैंपेन्स करते रहे, ये रिकॉर्ड है। अभी अली ऐवान साहब बड़े मोहतरम है जी, उन्होंने बोला जी बड़ी बड़ी उन्होंने नाम भी लिए, डॉक्टर दानिश का मैं नाम लेता हूँ, डॉक्टर दानिश को इमरान खान साहब ने निकलवाया प्रोग्राम से और उसके सबूत शवाहिद वो खुद कहते गए, उनको किसी और ने नहीं निकाला, उनको इमरान खान साहब ने निकाला। इस तरह के बहुत सारे मुकाबले आते रहे। बात बड़ी ताज्जुब की बात है कि नजम सेठी को पीटीआई कोर्ट कर रही है, जिस नजम सेठी पे पहले 35-75 के निज़ाम लगाया, फिर नजम सेठी ने साहब ने जो इनकी दुर्गतें इतने साल बनाई उसमें किसी चीज़ को नहीं मानते, लेकिन एक चीज़ अगर वो कोई अपने फायदे की नजर आती है तो उसको कोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ जी एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बात की जी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने 2 की और 3 की। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हर मुल्क में होती है और 50 मुल्क में हुई है, उसकी वजह से कोई नाराज़गी नहीं थी। भुट्टो साहब की जो मैं बात कर रहा था, भुट्टो साहब ने, भुट्टो शहीद ने एटम बम पाकिस्तान को देने की कोशिश की थी, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की कोशिश की थी, और उसी वजह से जो पूरी दुनिया उनसे नाराज़ थी कि पाकिस्तान को इतना खुद मुख्तार, इतना ताकतवर किस तरह बना रहे हैं। खान साहब ने कोई एक चीज़ भी, एक काम भी इस तरह का नहीं किया जिसमें आप कह सकें गद्दारी के सर्टिफिकेट इन्होंने बहुत सारे बांटे। इन्होंने पहले भी एक स्टार्ट में भी अली अमान साहब ने एक बात की कि जी पीटीआई की पे कोई इल्जाम नहीं था, पीटीआई पे बड़े मेगा स्कैम्स इनके मौजूद थे। बीआरटी केपी के सबसे बड़ा मिसाल है, और बीआरटी केपीके में केपीके की जो सीएमआईटी की रिपोर्ट थी कि 7 अरब के सिर्फ किकबैक्स चले हैं। और अगर इतनी साफ सुथरी पीटीआई थी तो, और इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद किस मुंह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि स्टे ऑर्डर लिया जाए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको माशाल्लाह से स्टे ऑर्डर भी मिल गया सुप्रीम कोर्ट से कि जी बीआरटी केपीके जिसमें 7 अरब किकबैक्स का सवाल था उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया कि उसको फर्दर प्रोब ना किया जाए। वही फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने रिवायत अपनी अपनाई। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों इल्तवा का शिकार करते गए, क्यों ये हाई कोर्ट में गए जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी 1 महीने में, हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि 1 महीने के अंदर जिसका फैसला हो जाएगा, तो फिर ये क्यों उन्होंने ये चाहा कि जिन्हें 1 महीने में वो ऑर्डर को सेटिसाइड करवाया इन्होंने, क्यों ये अपील में गए? क्योंकि इनके हाथ उन सारी चीजों में रंगे हुए हैं जिसका ये दूसरों को इल्जाम लगाते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बात सिर्फ ये है कि इनको हमेशा रिलीफ मिलते गए और ये अदालतों के जरिए इन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए अपने करप्शन स्कैंडल के खिलाफ। मुझे एक केस पता नहीं, एक आखिरी कमेंट में सर शर्जील मेमन साहब जी। और सर एक और इल्जाम भी लग रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, तो अगर आप इजाजत दें मैं अवान साहब से उसका जवाब ले लूं जो हमारे जहन में था, फिर रह जाएगा। अली अवान साहब, इमरान खान साहब ने आज रिजेक्ट क्यों नहीं किया उस ऑडियो का, मुबैना ऑडियो के हवाले से, या फिर उन्होंने रद्द क्यों नहीं किया, या इन्वेस्टिगेशन का क्यों नहीं कहा? हमारा तो ये अंदाजा था कि शायद वो इस बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि उसके हवाले से पीटीआई पे बहुत बड़े इल्जाम लग रहे हैं, आपकी जमात की साख पे और करप्शन के बयानिए पे भी। अवान साहब आवाज आ रही है आपको? क्विकली मैं फिर मुबशिर साहब का एक कमेंट उनको मैं क्या होना चाहिए? बहुत क्लियर हूं कि इस तरह की ऑडियोज जो रिकॉर्ड करते हैं जी, उन्हें नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है, मुझे नहीं पता आईएसआई का है, आईबी का है, स्पेशल ब्रांच का है, जिसका भी है। ये इस तरह की ऑडियोज़ रिलीज़ करना, ये सुप्रीम कोर्ट बेनज़ीर भुट्टो के केस में इस चीज़ को गैर कानूनी करार दे चुकी है कि आप नहीं किसी के फ़ोन टेप कर सकते। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि फ़ोन टेप करके उनसे राब्ता बहाल हो गया। कोई कमेंट जाते जाते अवान साहब, खान साहब ने आज तहकीकात का मुतालबा क्यों नहीं किया उस मुबैना ऑडियो के हवाले से? आप लोगों के ऊपर सवाल आपकी साख पे जमात की उठ रहे हैं। एक छोटा सा सिंपल सी, ये जमात जिसकी ऑडियो और वीडियोस चैंपियन है, अभी साकिब निसार और जज साहब की आपने याद है निकाली थी और उसका सारा कुछ हुआ, आपके सामने कट्टा चट्टा खुल के आ गया। और अगर चाहिए और वो समझते हैं कि ठीक है तो उसका फॉरेंसिक करा के लोगों के सामने ले आए। इस जमात ने तो हमेशा जब भी इनके ऊपर इस तरह का टाइम आता है, या ख़वातीन के ऊपर गंद उछालते हैं, उनके नाम रखते हैं, घरेलू ख़वातीन के साथ ये करते हैं कि उनकी इज़्ज़तें उछालते हैं, तो इनसे तो अब क्या, बेनज़ीर भुट्टो, शर्जील मेमन आपको बताएंगे क्या किया, नुसरत भुट्टो, जमाइमा, शीरी मज़ारी, मुराद सईद की फैमिली, तो आप मुझे बताएं इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो खुद बड़े फ़ख्र से मरियम के सर वो कह रहे हैं वो गैर सियासी नहीं है, साबिक खातून अव्वल, वो गैर सियासी नहीं है। मतलब वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वो गैर सियासी नहीं है, वो सिर्फ ये साबित करने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चला रहे।
इनका देखिए असल चीज क्या है, इस वक्त 3 महीने में इन्होंने डिलीवर क्या किया है। असल तो ये चीज है जो सवाल उठना चाहिए। सवाल ये है कि 3 महीनों के अंदर जो ये कह के आए थे कि हम इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, पेट्रोल पुराने पाकिस्तान जितना ले जाएंगे, खुशहाली होगी, आटा 35 रुपए का होगा, पर डॉलर दोबारा 105 रुपए पे आ जाएगा। क्या कह रही हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज की तहकीकात होनी चाहिए, हर चीज की तहकीकात। हम तो कह रहे हैं हमारे साइफर की तहकीकात कर लो, उसकी तहकीकात कर लो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसकी तहकीकात नहीं हो रही, इस ऑडियोज वीडियो सबकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि खोल के सामने आए और लोगों को सामने लाना चाहिए। जो ये लोग काम करते हैं, जो ऑडियो टेप्स करते हैं, जो वीडियो टेप्स करते हैं, जो लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, इनको सामने भी लाना चाहिए, मंतकी अंजाम तक जानी चाहिए सारी चीजें, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब मरियम नवाज की परवेज रशीद साहब से गुफ्तगू करते हुए एक ऑडियो हुई थी, तो हमारा ही प्रोग्राम था और मुझे बहुत सारा टाइम पीटीआई के जो मेंबर बैठे हुए थे उनको देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिश करना था ये पॉइंट कि मरियम नवाज मीडिया मैनेज कर रही हैं। लेकिन बहरहाल हमने उस ऑडियो टेप का भी जिक्र तो जरूर किया था प्रोग्राम में। अली नवाज अवान साहब, शर्जील मुबशिर ज़ई साहब, आप लोगों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इजाजत दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।